हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चर्चा परिचर्चा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी दर्शकों का जो लोग हमें देख रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। देखिए, चर्चा परिचर्चा में जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े खास मेहमानों से बातचीत करते हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे संबंधित विषयों और मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जोधपुर के रजलानी से सरपंच पारस गुर्जर जी। सरपंच संघ से भी जुड़े हैं पारस जी, और आपको बता दें आप NSUI के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक भी रह चुके हैं। तो पारस जी का सबसे पहले हम न्यूज 21 के स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे। पारस जी नमस्कार करते हैं हम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत राम राम करना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हैं, जोधपुर की मिट्टी से जुड़े हैं, तो हम आपको राम राम करेंगे, क्षमागणी करेंगे। कैसे हैं साहब आप? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे। मैं भी आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से राम राम करता हूं। गांव से आया हूं, बहुत बहुत राम राम। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल इसी प्रकार से जनता के जुड़े हुए मुद्दों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी टीम के माध्यम से शुभकामनाओं के लिए। और आप भी एक जो जनहित के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता हासिल हो और जनता का आपको पूरा सहयोग मिलता रहे। पारस जी, जो बातचीत का सिलसिला है शुरू करेंगे। ये हमारा खास कार्यक्रम पारस जी बताना चाहेंगे चर्चा परिचर्चा, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, अलग अलग मेहमान जुड़ते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उसमें हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, विस्तार से बात करते हैं। तो आज मैं आपसे पहला जो सवाल रखना चाहूंगी पारस जी आपसे, अगर मैं जानूं तो आप जोधपुर के रजलानी के सरपंच हैं जी, सरपंच संघ से भी जुड़े हुए हैं जी। तो मैं जानना चाहूंगी सरपंच की मांगों से जुड़े आंदोलन की अगर हम बात करें, तो उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपके गांव के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों बाद आपके गांव में विकास की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाद में हम और विषयों पे बात करेंगे, पहले हम जानना चाहेंगे आपके खुद की गांव की तस्वीर कैसी, क्योंकि इन 7 दशकों में सरकारें बदली हैं, गरीबी हटाओ के नारों से लेकर विकसित भारत बनाने के नारों तक पहुंच चुकी है। तो आप सरपंच है, तो इस विषय पर बेहतर रूप से प्रकाश डाल सकते हैं। देखिए, बहुत ही आपने सवाल पूछा है, वो सवाल पूछा जो जनता के मर्ज की जो नाड़ है उसको दबाने का काम किया आपने। और ऐसे सवाल बहुत कम आज के समय में पत्रकार लोग पहुंचते हैं, क्योंकि हवाई में ज्यादा रहते हैं। उस चक्कर में कहीं ना कहीं गांव का विकास दब जाता है, कस्बे का विकास दब जाता है, और महानगरों के अंदर जरूर काम होता है और गांव का जो पिछले छोर पे बैठा व्यक्ति है उस तक विकास नहीं पहुंच पाता। बहुत समय पहले राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं दिल्ली से जब 100 रुपए भेजता हूं तो बड़ी मुश्किल से 1 रुपए जो है गांव के उस व्यक्ति तक पहुंचता है जिसके लिए मैं रिलीज करता हूं। बिल्कुल सही। तो आज ये स्थिति है गांवों की कि सरकार दावे बड़े बड़े करती है, हमने ये प्रोग्राम चला दिए, हमने ये स्कीम्स चला दी, लेकिन आज के समय में कोई भी स्कीम का काम गांव के अंदर समयबद्ध रूप से नहीं हो रहा है। जनता त्राही कर रही है, त्राही कर रही है। तभी हमने आपसे पूछा, क्योंकि आप गांव के सरपंच साहब, आप बहुत ज्यादा नजदीक से चीजों को देखते हैं। सवालों को सिलसिला हम बताना चाहेंगे कि अभी शुरू ही हुआ है हमारा, पर जिस तरीके से इन्होंने पहले सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से और सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता के साथ मैं कहूंगी जो सवाल का जवाब दिए, वाकई में आपने बिल्कुल सही कहा है कि गाँव की हालत बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, ऐसा है कि हो सकता है मेरी पंचायत के अंदर मैं पिछले 4 साल से एक्टिव रहा हूं, तो मैंने सरकार के माध्यम से खूब काम करवाए, ऐसे बेहतरीन काम करवाए हैं जो हमारे वहां 70 सालों में नहीं हुए। बिल्कुल। गांव में मैं 2 हॉस्पिटल मैंने खुलवाए हैं, जानना चाहेंगे हम आगे। हाँ, साइंस की स्कूल मैंने वहां करवाई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई है, गांव के अंदर से स्टेट हाईवे का सरकार के माध्यम से निर्माण करवाया है, जनता के लिए पट्टे दिए हैं, आबादी की भूमि लोगों को करवा करके दिए, पानी की व्यवस्था करिए, लाइट की करिए, सारे काम मैंने वहां कर दिए। लेकिन मेरा मानना है कि सारे सरपंच एक जैसे काम करने की शैली नहीं हो सकती सबकी। वहां पर उन गांवों में, उन पंचायतों में सरकार का ये मुख्य फोकस रहना चाहिए कि हम वहां क्या करवा सकते हैं, हमारी योजनाएं वहां धरातल पे कैसे पहुंचे, कैसे लोगों को उन चीजों का लाभ मिले। आज ये स्थिति यह है कि गांव की हालत खराब है, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है, सड़कों का हालत खराब है। इन चीजों पे सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अब सड़कों की आपने बात जब छेड़ी दी है तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाती हूँ, आपके नजदीक ही बैठी हूँ। मैं आपको खुद बता दूं कि जहां पर हमारा निवास है, मैं शायद 20 सालों से लगातार देख रही हूँ सरपंच साहब कि सड़क में ऐसा होता है कई बार कि हमारे खुद के घर वालों ने जो मिट्टी के क्या बोलते हैं वो ट्रैक्टर होते हैं ना, वो हमने खुद
अपने पैसों से डलवाए हैं। मैं आपसे जरूर इस बारे में जिक्र करूंगी जी। हमने खुद ने अपने पैसों से डलवाए हैं, पर वहां पे अवैध निर्माण, अवैध जो खनन है वो भी चल रहा है, और जो मिट्टी डलवाई जाती है लोग, गांव के लोग आके उसको तगारियों से भर के ले जाके अपने घर पे रख लेते हैं। सड़कों की हालत एक बारिश में ऐसी हो जाती है। तो आखिरकार ये होता क्यों, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि आज कहाँ कमी है, ये सवाल है मेरा। कमी ये रह गई है, मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं कि जो अफसरशाही है वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ चुकी है। सरपंच साहब से बात करूं वहां के लोगों से, तो वो कहते हैं हमारे नॉलेज में तो ये चीज है ही नहीं। जब उनको नॉलेज का जब बता दो उनको, तब भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना कि प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि जनप्रतिनिधि को तो लोग देते हैं, उलाहना भी देते हैं और उसको हर चीज से अवगत भी कराते हैं। अब काम करवाना, उस काम की मॉनिटरिंग करना, नहीं होती उसकी जांच करना, काम समयबद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस क्वालिटी का, उस क्वांटिटी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज अफसरशाही पे कर्मचारियों के भरोसे रहती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपना घर भरने का काम करते हैं। अपने कमीशन से अपने बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि गांव का विकास हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये देश किस ओर जा रहा है। और आपने सही बात बोली कि मॉनिटरिंग नहीं होती है, ये बहुत बड़ा कारण है। और जैसे कि साहब ने बिल्कुल सही बात की, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी जिस मामले में मैं जिक्र कर रही थी, जब सरपंच साहब, मैं बताना चाहूंगी, जब चुनाव होते हैं तो गाड़ियां भेजी जाती हैं घरों में, महिलाओं के आगे हाथ जोड़कर लोग खड़े होते हैं कि आप हमें वोट देने के लिए जरूर है। उसके बाद राम राम तक नहीं करता है कोई, एक दूसरे को जानता नहीं है। खैर, ये तो सच्चाई है। इसे भी जानना चाहूंगी कि आप बातचीत कर रहे थे, काफी सारे आपने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, सब कुछ किया है। हमने ये भी सुना है कि आपने 100 बीघा जमीन जो है गरीबों को दान कर दी है। ये बहुत बड़ी बात है, इस बारे में मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, न्यूज 21 के हमारे तमाम दर्शकों को भी इस बात को बताते हुए मुझे अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे वहां ऐसे लोग बसे हुए थे जिनके पास खुद की छत नहीं थी, खुद की जमीन नहीं थी। वो ऐसे हालात के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे थे कि उनको मजबूरी में सरकारी जमीन पे अपना आशियाना बनाना पड़ा। ठीक है। लेकिन उनके उस आशियाने के ऊपर तलवार लटक रही थी कि कब कोर्ट का डंडा पड़ गया और हमें इस जगह से बेदखल होना पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, हम कहां रहेंगे, हमारे बच्चे, बूढ़े माता पिता वो कहां रहेंगे, हमारा जीवन कैसे निकलेगा। तो उन लोगों की मैंने चुनाव में उनसे वादा किया था कि मैं आपको आपकी जमीन दिलाऊंगा, आपको हक दूंगा कि जिस जमीन पे आपने अपना आशियाना बनाया वो जमीन के मालिक भी आप बने। ठीक है। तो हमने पंचायत से प्रस्ताव लिए और कोशिश करके सरकार के माध्यम से तमाम, मैं उन अफसरों का, कर्मचारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इस काम में उन्होंने हमारी मदद करी और रजलानी की 6 अलग अलग ढाणियों में करीब 100 बीघा जमीन हमने आबादी घोषित करवा करके गरीबों में दी। ठीक है, ये जानना चाहूंगी, अगर ये काम जो है, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि अच्छों को बस का नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा, मैं तो शुद्ध भाषा में अगर बोलूं, इतना बड़ा जिगर नहीं होता है लोगों का। क्योंकि अगर मैं बात करूं सीधे तौर पर, तो अगर आपकी जगह कोई और होता तो अपनी जेब भरने पर लगा होता। मैं एकदम स्पष्ट बात करना चाहूंगी, पर आपने जो काम किया काफी बेहतरीन काम है। और पर एक दूसरे सवाल पत्रकार होने के नाते करूं कि कहीं राजनीति रोटियां सेकने वाला काम तो नहीं था, जनता की नजर में आने वाला? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी राजनीतिक रोटियां सेकने के नहीं था। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं और जिस जनता ने मुझे चुन करके भेजा है वहां मेरा कोई जातिगत सपोर्ट नहीं। अधिकतर क्या होता है, कोई भी चुनाव हो, जातिगत सपोर्ट से आदमी जीत करके एक बार पद प्राप्त कर लेता। लेकिन मैं जिस जगह से चुन के आया हूं वहां मेरा कोई जातिगत सपोर्ट नहीं। उसके बाद 36 कौम के लोगों ने मेरे ऊपर जो प्रेम बरसाया और मुझे 550 वोटों से वहां से जिता करके भेजा, मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उन गरीबों के सुख दुख में काम आऊं और उनके जो बरसों के सपने हैं उनको पूरा करूं। और मैंने वो करके दिखाया। जैसा आपने कहा कि मेरी जगह कोई दूसरा होता, तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरी जगह अगर कोई दूसरा सरपंच होता तो वो इस जमीन के बदले अरबों रुपए कमा सकता था। बल्कि मैंने फाइलों के पैसे भी, और मेरे गांव वहां से 75 किलोमीटर पड़ता है जिला मुख्यालय से, कम मैं 100 बार वहां गया हूंगा। तेल का और का वो खर्चा भी मैंने अपनी जेब से वहन किया है। सुना है 17 बार आपकी फाइलें रिजेक्ट कर दी गई थी। बिल्कुल, देखिए, जब इतना बड़ा काम होता है तो किसी को भी रास नहीं आता है। कहीं न कहीं लोगों को ये लग रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। काफी बेबाकी से आप जवाब दे रहे हैं इस बात का, हम चाहेंगे आप जारी रखें। जी,
वहां जब ये बातें हुई तो आपको पता है कि इस प्रकार के जब काम करते हैं तो चुनौतियां बहुत आती है, और मैंने उन चुनौतियों से घबराया नहीं, मैं उन चुनौतियों को पार करता गया और मुझे आखिर में लक्ष्य हासिल हुआ। सच का सच जो होता है वो सामने आ जाता है, कहने का मतलब है सच आखिरकार सामने आ गया। आपने जो जनता से वादा किया था, पारस जी की मैं बात कर रही हूँ, पारस जी ने वो चीज कर दिखाई। और आज जैसे कि 100 बीघा जमीन की बात हो रही है, ये जनता से वादा किया था और जनता की हो चुकी है वो जमीन। आगे मैं आपसे थोड़ा बातचीत बढ़ाना चाहूंगी पारस जी की सरपंच संघ के आह्वान पर राज्य के सभी जिलों के किसानों को विधानसभा का घेराव करने के लिए पीले चावल बांटे गए हैं। हम अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारे दर्शकों को आगे भी मैं बताऊंगी। बात करें, गुरुवार को सरपंच विधानसभा का घेराव करेंगे। मुख्य रूप से इस घेराव की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने जोधपुर के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था जी, तो बात नहीं बनी थी। क्या है वो पूरा मामला? देखिए, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और मांगे क्या है आप? मांगे हमारी ये है कि सरकार हमारे जो SFC, FFC, नरेगा, इन 3 स्कीम के जो बजट रुके हुए हैं उसका पैसा रिलीज करे, गांवों की सरकार को दे, ताकि हम गांव में काम करवा सके। आज गांवों के अंदर बारिश हुई है बहुत ज्यादा, उस बारिश के अंदर गांव की गलियों की हालत खराब हो चुकी है, जगह जगह पानी भराव हो गया, और बहुत सारे ऐसे हमारे सरकारी भवन हैं जो जर्जर स्थिति के अंदर। सरकार नए तो नहीं बना सकती, लेकिन कम से कम पंचायतों को इतना पावर तो दे कि हम उसकी मरम्मत करा सके। ये स्थिति गांवों के अंदर है। पिछले करीब 1 साल से समय समय पर हमारे जो बजट है उसको रोका गया है, और उस बजट को रोकने की वजह से गांव में काम काज जो है ठप पड़े हैं। सरपंचों के और ठेकेदारों के बीच में जो एक मजबूत कड़ी होती है, आर्थिक कड़ी, कि भाई जब सरकार का पैसा आएगा तो हम सप्लायर को देंगे तो वो गांव में काम करवाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि ठेकेदारों के पीछे मजदूर और कारीगर वो पीछे पड़े हुए कि हमारे पैसे दो। अब ठेकेदार बेचारा कहां से पैसा दे, क्योंकि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं है, ना केंद्र सरकार ने भेजा, ना राज्य की सरकार ने भेजा। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारी डिमांड से करीब 15 डिमांड है। उन डिमांड को लेकर के हमने 8 तारीख को आंदोलन शुरू किया। हमने पहले पंचायतों पर तालाबंदी करी, ठीक है। उसके बाद स्थानीय MLA को ज्ञापन दिए। MLA को ज्ञापन देने पे बात नहीं बनी, मैं वही जानना चाहती हूं। तो हम उपखंड अधिकारी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, वहां भी बात नहीं बनी। तो हमने 12 तारीख को तमाम जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार के नाम से, माननीय पंचायती राज मंत्री जी के नाम से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भी जिला कलेक्टर के माध्यम से वहां प्रदर्शन करके चेतावनी देते हुए कि अगर आपने हमारी 5 दिन में बात नहीं मानी तो 17 को हम जयपुर आएंगे, 18 को विधानसभा का घेराव करेंगे। ये चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ठीक है। और सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि गांव के विकास की जो कड़ी है वो सरपंच है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम रोल जो कह सकते हैं रखते हैं। एक रूट्स वाली बात कहते हैं ना, जिसको जड़ वाली बात करें जी, तो वो सरपंच का एक दायित्व है, कर्तव्य है और उनका पद है। खैर ये जनता जनार्दन है, सब समझा देती है, मैं बस यही कहना चाहूंगी। जी। पारस जी, आगे जानना चाहूंगी कि इसी के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से मैं बात करना चाहूंगी। जैसे कि आपने बताया कि 15 सूत्री मांगे रखी गई हैं, आपने जैसे कि बताया, तो आपको क्या लगता है कि मांगों को क्या सरकार पूरा करेगी? और अगर मैं 15 सूत्री मांगों में से 1-2 कोई मुख्य मांगों की बात करूं तो वो कौन सी है, जैसे कि आपने बताया भी? जी, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है, और इस सवाल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को भी मुखातिब होते हुए कहना चाहूंगा कि अगर सरकार हमारी मांगे मानती है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम छात्र राजनीति से आए हुए लोग हैं, सरकार की नाक में नकेल कस देंगे और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। सरकार मुकर नहीं सकती, नार नुकर नहीं कर सकती। पंचायती राज के इलेक्शन आने वाले हैं, अगर समय पर गांव में काम का पैसा नहीं दिया तो गांव की जनता भी समझदार हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी अखबार के माध्यम से वो भी पढ़ रही है, देख रही है कि सरकार ने गांव के विकास का पैसा रोक के रखा है। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार गांव के विकास के पैसे को रोक करके क्या अंबानी अडानी को उनका कर्ज माफ कर रही है? उस पैसे का यूज कहां ले रही है? काफी अहम सवाल मैं इसको करूंगी, जिसका जवाब फिलहाल अभी तक मैं कह सकती हूँ किसी को नहीं मिल पाया है, आप भी जानते हैं। फिलहाल अगर इस बात पे मैं थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँ आपसे, तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर जो मांगे हैं आप
कितने समय से लंबित हैं, कितना समय हो गया है? अगर इनको काफी समय हो गया है तो इसके पीछे जिम्मेदार किसे माना जाए? जिम्मेदारी सीधी सीधी राज्य सरकार की है और केंद्र सरकार की भी है। दोनों सरकारों ने कहीं ना कहीं पंचायती राज का गला घोटने का काम किया है और आज स्थिति ये हो गई है कि पंचायती राज गांव की सरकार वहां दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अब जब किसी भी संस्था के पास आर्थिक रूप से कोई पावर नहीं होंगे तो कैसे वो काम कराएगी, कैसे गांव के लोगों की जो डिमांड्स है उसको पूरा करेगी? विकास के काम तो करवाना दूर की बात है, आज स्थिति ये हो गई है कि वहां छोटे मोटे जो काम है पंचायतों के अंदर उसको भी सरकार नहीं करवा पा रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पीएम आवास जो नया सर्वे है, इसमें नाम नहीं जोड़ा गया। मैं जानना चाहूंगी शौचालय की बात करें तो पहले 12,000 रुपए मिला करते थे। ये इस पूरे मामले में आपसे चाहूंगी प्रकाश डालिए कि क्या कुछ है ये। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल किया है। मैं बताना चाहता हूं कि 15 जो हमारी मांगे हैं उन 15 में ये भी हमारी 2 डिमांड्स हैं, महत्वपूर्ण डिमांड है। और इसमें हमने ये सरकार को कहा कि आपने 2017-18 के अंदर एक सर्वे करवाया था, उस सर्वे के आधार पे जो लिस्ट बनी कि इन लोगों को पीएम आवास मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप नए नाम तो जोड़ना बहुत दूर की बात है। पिछले 6-7 साल जो है उनका तो पूर्ति हो। बिल्कुल, 6-7 साल में आपने एक भी नया गरीब का नाम पीएम आवास में शौचालय की लिस्ट में नहीं जोड़ा। लेकिन कम से कम जो आपकी पिछली सरकार के अंदर राज्य में आपकी गवर्नमेंट थी उस वक्त जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के आधार पे जो लिस्ट बनी थी, उन गरीबों के तो घर बना दो। ठीक है, उन गरीबों के तो घर बना दो। आपको क्या लगता है, जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो चलिए, जैसे कि मैं ये सवाल काफी बार गेस्ट से करती हूँ, वाजिब सवाल भी है कि 6 से 7 महीने चलिए मान लिया कि बीजेपी की सरकार के ऊपर, इससे पहले सरकार आपकी थी, तो ये सारे कामकाज आपके मैनिफेस्टो में हमेशा से मेंशन रहते हैं, इस तरह की योजनाएं आप लोग भी लेकर आते हैं, तो काम हुआ क्यों नहीं? देखिए, तो भाई आपकी सरकार थी, चलिए आप कह देंगे कि इससे 5 साल पहले बीजेपी की सरकार थी, पर अगर मैं बात करूं 70 सालों में 60 सालों में तो आप ही की सरकार चले, सबसे बड़ी पार्टी है आपकी। तो देखिए, आपका सवाल वाजिब है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार रहे, चाहे हमारी सरकार की अगर कोई गलती रही है तो मैं उसको भी सही नहीं कहता। अगर सरकार ने गलती करी है तो जनता सब देख रही है और मैं समझता हूं कि सरकार ने उस वक्त के समय में बहुत कोशिश करी, लेकिन ये जो दोनों पोर्टल है, चाहे शौचालय का पोर्टल है चाहे पीएम आवास योजना, ये दोनों की दोनों केंद्र सरकार चलाती है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शौचालय के पैसे देती है गरीबों को और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से पक्के घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार के माध्यम से होता है। अब जब केंद्र सरकार पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर, तो उनको ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। अगर इसमें कहीं स्टेट गवर्नमेंट का कोई गलती रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, तो मैं समझता हूं स्टेट गवर्नमेंट के अपने वादों पर खरी उतरती है, आपको क्या लगता है? तो पारस जी, मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी कि देखिए, आप सरपंच है, जनता से जुड़ी समस्याओं को आप ही उठाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी, आप उनके जनप्रतिनिधि हैं, काफी समय से आप अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, ऐसे में क्या विधानसभा घेराव से समस्या का निदान हो पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, गांव की पंचायत गांव में होती है और पूरे प्रदेश की जो बड़ी पंचायत है वो यहाँ जयपुर के अंदर है और सारे जो निर्णय होने हैं वो यहीं की सरकार करेगी। तो वो कहते हैं ना कि जब बच्चा रोता है किसके लिए रोता है? कि माँ उसको दूध पिलाए। बिल्कुल, जरूरत, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ये प्रॉपर जगह लगी कि यहाँ कुछ करने मामला आप लोगों का सॉल्यूशन हो सकता है। और यहाँ नहीं होता है तो मैं खुले मन से कह रहा हूं कि हम दिल्ली जाने में भी चूक नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरने का काम भी करेंगे और संसद भवन का घेराव भी करेंगे। जी पारस जी, इसी बीच में आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, देखिए, जब भी कहीं अगर हम बात करें इस तरह का कोई घेराव या आंदोलन होता है तो शहर वासियों को ट्रैफिक की समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदर्शन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी, पूरे प्रदेश से किसान जयपुर पहुंचने वाले हैं, काफी बड़ा ये मुद्दा उठने वाला है, ऐसे में जनता को कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान कैसे रख पाएंगे? क्या हर समस्या का समाधान घेराव या आंदोलन से निकाल सकता है? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले कोई भी व्यक्ति सीधा आंदोलन पे नहीं उतरता, सीधा विधानसभा घेराव करने नहीं आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लगातार ये कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं
मौखिक जब वहां मंत्री आते हैं क्षेत्र में, उनको कह रहे हैं, एमएलए को कह रहे हैं, सांसद को कह रहे हैं, कलेक्टर को ये बात अवगत करा दी। अब उसके बाद कौन सी कड़ी रह जाती है? कौन सी कड़ी रह जाती है? बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री और जो सरकार का कैबिनेट है, क्या उन तक गांव की, उस जिले की, पूरे प्रदेश की खबर नहीं रहती? बिल्कुल नहीं, कि कहाँ उनको लोगों को समस्या हो रही है? और लोग जब ये कह रहे हैं कि हम इतने तारीख को विधानसभा घेराव करेंगे, अगर आपने तब तक समस्या का समाधान नहीं किया तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये जो भी ट्रैफिक जाम होगा, जनता को असुविधा होगी, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार दोषी है इसमें। सरकार तो समय रहते करना चाहिए ना समस्या का पहले ये चेतावनी आप लोगों ने दी, जैसे कि आपने बताया लिखित में दी है, ऐसे भी ज्ञापन सौंपा गया है, पर किसी तरीके का कोई रवैया नहीं। कान में जूं रिंग रही थी, सोए हुए बैठा था प्रशासन। आमतौर पर देखिए साहब, ये ऐसा होता ही है कि समय रहते किसी चीज को नजरअंदाज किया जाता है। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर हमारी आंदोलन करने से गांव की जनता का भला हो रहा है, हम गांव की जनता के लिए पैसा मांग रहे हैं, बजट मांग रहे हैं, ठीक है, अगर जनता का भला हो रहा है, उसमें अगर शहर के लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी तो हम एक दिन के लिए उनसे माफी चाहेंगे। कर्तव्य बनता है कि सहयोग करें एक आम नागरिक होने के नाते भी, क्योंकि आप लोगों के मांगे जो हैं वो बिल्कुल सही है, हित में है, मैं ये कहना चाहूंगी। हमारी जायज मांगे हैं, शहर के जो लोग हैं वो भी अपने ही लोग हैं, उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि सपोर्ट करें हमारा। और एक दिन के लिए अगर घंटे 2 घंटे के लिए थोड़ी दिक्कत आए तो उसको एक इस तरह से लें कि हमारे इस तकलीफ से न जाने कितने लाखों की संख्या में करोड़ों लोगों को भला होने वाला। बिल्कुल। विधानसभा घेराव के बाद मैं जानना चाहूंगी, यदि आपकी मांगों को लेकर समाधान नहीं निकलता है तो आगे आप सरपंच संघ क्या निर्णय लेंगे? हम इस आंदोलन को बड़े रूप में लेंगे और अलग अलग स्टेट में हमारे जो सरपंच संघ बने हुए उनका सहयोग लेकर के हम दिल्ली के अंदर अगला आंदोलन अपना करेंगे। जैसे कि आपने जी कि पहले ही कहा कि अगर आप लोगों की बात यहाँ नहीं बनती है तो दिल्ली जाने से भी आप चूकने वाले नहीं है। ठीक है। यदि आपकी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से समय मांगा जाता है तो उसकी सीमा कितनी होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि क्या होता है साहब कि आमतौर पे जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो सरकार आश्वासन देके पल्ला झाड़ लेती है। मैं सीधी बात ये कहूंगी, जितना मैंने अभी तक देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको कोई आश्वासन मिलता है तो कितने दिनों तक आप इंतजार करेंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सरकार को निर्णय लेने में समय चाहिए होता है और आंदोलन करने वालों को आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, और मैं ऐसा आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से हमारे तमाम सरपंच भी सुन रहे हैं, जो सरकार समय मांगेगी वो देंगे, लेकिन उस समय अवधि के अंदर सरकार को जनता के जुड़े हुए काम पूरे करने चाहिए। मतलब मैं ये जानना चाहूंगी कि होता ये है बेसिकली कि अगर सरकार ने आपसे मांग लिया कि हमें 2 से 3 महीने फॉर एग्जांपल चाहिए, ठीक है, तो कितना आप वेट करेंगे? जी, हम 2 से 3 महीने का समय सरकार को नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय देंगे, क्योंकि पहले ही सरकार ने हमारा बहुत टाइम खराब कर दिया है। गांव के अंदर विकास कार्य ठप पड़े हैं, जनता के काम करवाने के लिए पंचायतों के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। इसी स्थिति के अंदर सरकार को अपने दूसरे जो तमाम वो प्रोपेगेंडा में लगी हुई है, अपनी छवि सुधारने में लगी हुई है, अपनी पीआर टीम में पैसा कम खर्च करके अगर वो गांव की जनता के लिए पैसा दे तो कहीं न कहीं इस देश का भला होगा और गांव में बैठे हुए लोगों का भला होगा। ठीक है। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, एक पोस्ट पर आपने लिखा था कि वही हकदार है किनारों के जो बदल रहे हैं बहाव धारों के। तो क्या इसे विधानसभा घेराव को ध्यान में रखकर देखा जाए? आपसे जानना चाहूंगी सरपंच, मतलब इस बार आपने क्या आर पार करने का मूड बना रखा है? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूंगा कि लंबे समय से दोनों सरकारों के साथ हमारे सरपंच संघ की समय समय पर मीटिंग हुई है, समय समय पर वार्ताएं हुई, लेकिन उन वार्ताओं से कोई हल निकला नहीं है। ठीक है। इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। भजनलाल जी की सरकार को मेरी चेतावनी है कि सरपंचों को हल्के में ना ले। हम लोग आएंगे, विधानसभा को घेरेंगे और आपको हमारे काम, गांवों के काम, पंचायतों के काम करने पड़ेंगे। आपसे जानना चाहूंगी, खास सुरक्षा की अगर हम बात करें, उसका पोर्टल बंद है, क्या कहना है इस पे? क्या ये पूरा मामला क्या है, बताइए एक बार। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहाँ भजनलाल जी की सरकार, दोनों सरकारें दावे बड़े बड़े करती है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इनकी रील्स वायरल होती है, इनकी पोस्टें वायरल होती है, लेकिन हकीकत यह है
रितिका जी कि गांव के अंदर पिछले 10 साल से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा है। क्या पिछले 10 सालों के अंदर नए लोगों का जन्म नहीं हुआ है? क्या आपने पिछले 10 साल से इतना काम कर दिया है कि लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए? क्या उनको गेहूं, चावल, राशन की आवश्यकता नहीं है? तो अगर जब राशन की आवश्यकता है, नए लोगों का इस धरती पर आगमन हुआ है, वो बच्चे बड़े हुए हैं, तो उनको लालन पालन करने के लिए उन परिवारों को खाद्य सुरक्षा के माध्यम से जो सामग्री मिलती है वो मिलनी चाहिए। आज मैं कहता हूं आपको, हम गांव ढाणी में जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। हाँ जी। माएं आती है, बुजुर्ग आते हैं बूढ़े बूढ़े लाठी लिए हुए और कहते हैं बेटा पारस मेरा नाम जुड़वा खाद्य सुरक्षा में। वो मारवाड़ी के अंदर कहते हैं मने गांव को नहीं मिले सा, मने गांव का दिराओ सा। ये बात मैं पिछले 5 साल से सुन रहा हूं और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 5 साल से ऊपर कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो उनकी सुनने वाले हैं, जो गरीब लोग हैं गांव में रह रहे हैं, उनकी सुनने वाले हम तो हैं, उनको दिलासा दे रहे हैं कि अगली बार आपका नाम जोड़ेंगे, इस बार आपका नाम भेजेंगे, आपका नाम आएगा, आपको गेहूं मिलेगा, समझ रहे हैं, मेरे कार्यकाल में ही मिलेगा। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा तकलीफ हो रहा है कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को राजी करने से इस देश का भला नहीं होने वाला है। गांव के लोगों को ना गेहूं मिल रहा, ना राशन मिल रहा है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना शौचालय बन पा रहा है, ना गरीबों के घर बन पा रहे हैं। बिल्कुल। तो सरकार को सोचना चाहिए, ग्रास रूट पे आकर के काम करना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। बस बड़े बड़े मैनिफेस्टो में मैं जितना देखती हूँ कि इस बार ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो, बीजेपी का, उसका, ये सारी चीजें चलती रहती, पर धरातल पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं। एक आखिरी सवाल आपसे इन जनरल जानना चाहूंगी कि देखिए आप सरपंच हैं, काफी बड़ा ओहदा है, सम्माननीय ओहदा है, लोगों को आपसे काफी उम्मीद रहती है। ये सवाल थोड़ा शायद कोई करता नहीं होगा, पर मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि आप लोगों को सैलरी वगैरह कितना मिलता है, क्या 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 रहता है आप लोगों को? सबसे बड़ी जो मेरे सवाल के पीछे का कारण ये था कि जैसे कि काफी सारे जो लोग होते हैं, जैसे हम बात करें एमपी की बात करें, एमएलए की बात करें, उनको पेंशन दी जाती है, तो क्या सरपंचों को भी रिटायर्ड होने के बाद कोई पेंशन दी जाती है? देखिए आपने एक ऐसा सवाल पूछा है, नहीं ये बहुत बड़ा, क्योंकि जनता की सेवा के लिए आप लोग, तो जनता को पता होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ एक डायलॉग चलता है कि औरत की आयु और मर्द की आय कभी पूछनी नहीं चाहिए, पर हमने पूछ लिया। आपने पूछी है तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा और देश की जनता को इस सवाल का जवाब जानना चाहिए। बिल्कुल, उनका अधिकार है जी, कि जो सरपंच गांव की एक आधारशिला होता है, विकास की मेन कड़ी होती है, मुख्य कड़ी होती है, उसके पास बहुत सारे पावर होते हैं जनता के रिलेटेड काम करवाने के, पब्लिक को पर्सनली कोई चीज से उसको लाभान्वित करने का। और सीधी कनेक्टिविटी, जो भी फंड आता है वो ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जरूर आता है। लेकिन जो सरपंच रात दिन मेहनत करता है, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में भी शामिल होता है, उसके काम भी करवाता है, उसको जिला मुख्यालय पे भी कोई काम होता है तो सरपंच को लेकर के वो जाता है, थाने का, कोर्ट का, कचहरी का, और यहां तक कि जयपुर तक का कोई काम होता है तो गांव की जनता के साथ रह करके, अगर कोई पब्लिक के साथ रह करके आता है तो वो सरपंच आता है जी। मैं यहां आपको कहना चाहता हूं कि सरपंच को मात्र 4,000-5,000 रुपए महीने का तनख्वाह मिलती है। उसमें सरपंच आप सोचो किस प्रकार से अपना परिवार का लालन पालन करता है, किस प्रकार से वो अपने खर्चे चलाता है, किस प्रकार से जनता को साथ लेकर के जनता के काम करवाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे एक सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया, सीट कई बार जनरली की थी, ओबीसी आ गई, एससी आ गई, महिला आ गई, वो उस पद से हट गया। हटने के बाद भी उस व्यक्ति को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। एमएलए एमपी की अगर हम बात करें तो उनको तो मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको ने केवल कार्यकाल के समय उसके बहुत सारा पैसा मिलता है, भत्ता मिलता है, एयरप्लेन के टिकट मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। किसी भी शहर में जाओ, आवास मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस उनके लिए फ्री होते हैं, बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। लेकिन बड़ा दुख तकलीफ हो रहा है कि जो जनप्रतिनिधि पंचायती राज से जुड़े हुए हैं उनको इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। पेंशन के रूप में
मिट्टी का धेला भी नहीं दिया जाता ढेला। और तनख्वाह के रूप में सिर्फ 4,000 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मैं वास्तव में ये सवाल मेरे मन में था कि मैं ये जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई छुपाने वाली बात है। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये पारदर्शिता होनी चाहिए थी। पर मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जहां एमपी एमएलएस की अगर हम बात करें, ऐसे विभागीय अधिकारियों की बात करें, बड़े आला अधिकारियों की बात करें, उनको रहने के लिए सर्किट हाउस मिलता है, सरकारी आवास मिलते हैं, उनके लिए चमचमाती हुई गाड़ी होती है, पर जो सरपंच होते हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हमारी ध्यान रखते हैं, गांव के विकास में उनका अहम रोल होता है, उनको मात्र 4,000 रुपए। क्या आप सोच सकते हैं कि 4,000 रुपए में आता क्या है आज के समय में? तो मैं ये जानना चाहूंगी। खैर, ये एक ऐसा गहरा विषय आपने छेड़ दिया कि इस पे मैं जितनी चर्चा करूं आज शायद कम पड़ जाएगी, पर मैं ये जानना चाहूंगी कि मात्र 4,000 रुपए मिलते हैं, खर्चा पानी कैसे चलता है आप लोगों का, घर परिवार कैसे चलता है? क्योंकि इसके अलावा भी आज आप लोगों का घर परिवार है, जिम्मेदारी है काम के अलावा। और मान लीजिए जिसके पास नहीं है वो क्या करे? मैं आपको हकीकत बताता हूँ, कोई इस चीज को स्वीकार करे ना करे, खुद का घर फूंक करके और राजनीति करनी पड़ रही है। हकीकत है, एमपी एमएलए जो चुनाव लड़ते हैं, ये आपका शौक है, ये आपका भाव है? ये हमारी सेवा थी, सेवा के माध्यम से हम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि खुद का जो बिजनेस है, खुद के जो धंधे हैं, उससे हमें अपना घर परिवार चलाना पड़ता है और साथ ही साथ जनता की सेवा करनी पड़ती है। लेकिन सरकार को कम से कम इतना पैसा तो सरपंच को देना चाहिए जो जितना पैसा वो जनता की सेवा के लिए खर्च करता है। मुझे लगता है कि आप सभी सरपंचों को मिलकर इस चीज को लेकर भी घेराव करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जो एमपी एमएलए अपने सदन में बैठते हैं, वो सदन से कोई भी जो अपना प्रस्ताव है वो पास कर लेते हैं, करवा लेते हैं, और उसके माध्यम से उनका जो भत्ता है वो बढ़ा दिया जाता है। और हर बार बढ़ाया जाता है, हर सरकार बढ़ाती है, हर सरकार उनकी फैसिलिटीज बढ़ा देती है 100%। ठीक है, लेकिन सरपंचों की, जो गांव के वार्ड पंच है उनकी, प्रधान की, जिला प्रमुख की, पंचायती राज के लोगों की सुनने वाला इस देश के अंदर कोई नहीं है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 21 के माध्यम से आज इस बहस को पूरे देश के अंदर लेकर के जाना चाहता हूं कि सरपंच और जो निचले जनप्रतिनिधि है उनको भी एक सम्मानजनक राशि दी जाए, मजबूत एक सम्मानजनक राशि मंथली दी जाए, पेंशन भी दी जाए, ताकि वो जनता की सेवा अच्छे से कर सकें और देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। पारस जी, बहुत कम लोग होते हैं, देखिए हमारा ये काम है, हम तरह तरह के दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पर आपसे बातचीत करके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें आपसे मैंने चर्चा की जिसमें पारस जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि बहुत बेबाकी से पारस जी ने जवाब दिए। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। काफी सारे इन्होंने ऐसे कुछ अच्छे काम किए, जैसे कि हम फिर से बताते हैं कि 100 बीघा जमीन जो है गरीबों को आपने दान की है, काफी सारे हॉस्पिटल, शिक्षा के लिए काफी सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। जो उनकी मांगे हैं ये जनहित के लिए है, और अगर इनकी ये भी कहना है कि अगर इनकी मांगे यहाँ पे पूरी नहीं होती हैं तो ये दिल्ली जाने से भी नहीं चूकने वाले। आपकी जो भी मुहिम है उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि ये जनता के हित में है। जी, धन्यवाद। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि फिर किसी चर्चा परिचर्चा में हम आपसे फिर मिले, फिर आपसे बातचीत करें। हम चाहेंगे कि जब आपका ये आंदोलन पूरा हो जाए, उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी मांगों को मांगे, क्योंकि जनता के हित में है। उसके बाद हम फिर से आपसे मिलना चाहेंगे। आपके और आपके पूरे जो साथ में लोग जुड़े हैं उन साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और न्यूज़ 21 के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत हम कि आप इसी तरह से बेबाकी से जनता के जुड़े हुए सवाल करते रहें और हमारी जो बात है उसको इस देश और प्रदेश की सरकार तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी टीम के माध्यम से। साहब आपका राम राम। देखिए, आज चर्चा परिचर्चा में आज न्यूज़ 21 पर हमारे साथ जुड़े थे जोधपुर के रजलानी से सरपंच पारस गुर्जर जी। विभिन्न मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने के लिए सरपंच संघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत राजधानी जयपुर में 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। सरपंचों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे पारस जी। तो देखिए, आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान थे जिनसे हमने विस्तार से, बेबाकी से उन्होंने काफी बातों का जवाब दिया। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत आज इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।